ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके, वो छोड़ दो। मतलब क्या है इकोनॉमिक्स का? अच्छा, एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ। आपने मुझे एक जनरल, मतलब आपके ख्याल से आपको क्या समझ में आया कि इकोनॉमिक्स क्या बताती है, इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखेंगे? बस चाहे वो एडम स्मिथ की बात हो, मार्शल रॉबिन्स की, या आपका अपना जो भी आपको समझ में आया। सही है। ज़बरदस्त, हाँ जी। सही है। यानी तुम लोगों को, मुझे लगता है, मार्शल की डेफिनेशन पसंद आ गई ज़्यादा ना। हाँ, तो ज़्यादातर मार्शल की डेफिनेशन को ही बेस बना रहे हो आप लोग। कि मार्शल ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई हम इकोनॉमिक्स को जो है सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि वेल्थ को हासिल कैसे किया जाए, हम इकोनॉमिक्स को इस वजह से पढ़ते हैं कि वेल्थ को यूज़ कैसे करना है अपनी वेलबींग के लिए और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। ठीक है ना? अगर आप जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, सिर्फ एडम स्मिथ की डेफिनेशन को सामने रखते हुए, तो एडम स्मिथ तो सेल्फ इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं कि हर इंडिविजुअल अपने बारे में सोचे। अब जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे हमला करता है किसी भी तरह तौर पे, अब तो वेपन्स का बाकायदा उस तरीके से जो है ना, पुराने ज़माने की तरह जंगें नहीं होती, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि जो चल रही हैं, मोस्टली जो होती है वो इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं, जिसमें आप रिसोर्सेज के लिए, अब ये एक बड़ा जो है ना वो यूज़ किया जाता है कि यूएस को जहाँ पता चल जाए कि फ़लाँ कंट्री में रिसोर्सेज निकले हैं, वहाँ यूएस पहुँच जाता है। तो बेसिकली इसमें कहीं भी आपको इंसानियत तो नहीं दिख रही, इसमें कहीं वेलफेयर तो नहीं दिख रहा। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कब्ज़ा कर रहा है तो वो ये तो नहीं सोच रहा, या हमला कर रहा है तो वो ये तो नहीं सोच रहा कि वहाँ लोग हैं उनका क्या होगा, कुछ भी नहीं सोच रहा। वो क्या सोच रहा है? अपने बारे में, कि भाई मैंने पावरफुल बनना है। ठीक है ना? तो ये वाली चीज़ थी जो जिसकी वजह से एडम स्मिथ को उस टाइम पे क्रिटिसाइज़ किया गया था कि भाई आपने तो एक वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन दे दी है, इसकी वजह से लोगों में लालच पैदा होगी। लोग, इकोनॉमिक्स उन लोगों के लिए है ही नहीं। मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स उन लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, जो अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है ना? उनके लिए काम करते हैं। इकोनॉमिक्स उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अपना मफाद सोच रहे होते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये एक मार्शल ने बहुत अच्छा जो है ना वो एडिशन किया था इस डेफिनेशन के अंदर। अच्छा, रॉबिन्स की डेफिनेशन किसी को पसंद नहीं आई थी? रॉबिन्स साहब ने क्या फरमाया था? हैं, भूल गए? अच्छा, मैंने एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताई थी। मैंने कहा था कि भाई इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है ना, चलो एक टर्म है सामने लिखी हुई है, उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। क्या टर्म है? स्कार्सिटी। ठीक है ना? तो जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड हैं। ठीक है ना? जबकि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम कंसिडर की जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो रॉबिन्स ने यही कहा था कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं। आप ऐड करेंगे थोड़ा सा, अगर आपको रॉबिन्स की डेफिनेशन याद है तो? बेस्ट एलोकेशन हमने करनी है। तो ये हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं कि इंसान किस तरीके से जो है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, कल हमने देखा कि भाई हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, किस तरीके से वो उस यूसेज में उस रिसोर्स को लगाए जिसका सबसे बेस्ट यूज़ हो, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है ना? जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में एक बात कही जाती है, मुझे बड़ी पसंद है। इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच। और आप ये बात जो है ना वो ऑब्ज़र्व करेंगे आप, देयर इज़ नो फ्री लंच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी भी किस्म का, चाहे वो छोटा सा डिसीजन हो चाहे वो बहुत बड़ा डिसीजन हो, आप कुछ ना कोई सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो। देयर इज़ नो फ्री लंच, यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता आपको, कुछ भी नहीं मिलता मुफ्त में आपको। ठीक है ना?
जो चीज़ आपको आपको लग भी रहा होता है ये मुफ्त मिल रही है, वो भी आपको मुफ्त में नहीं मिल रही होती है। हर चीज़ की कोई ना कोई कॉस्ट है, चाहे वो आपका टाइम हो जो आप दे रहे हो, ठीक है, या मनी की सूरत में हो या किसी दूसरी चीज़ की सूरत में हो, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं, लेकिन हर डिसीजन की कोई ना कोई कॉस्ट है। जब एक पॉलिसी मेकर भी कोई पॉलिसी लगाता है ना कि भाई फला महंगाई को ख़त्म करने के लिए मैं ये काम करूँगा, तो महंगाई तो शायद ख़त्म हो जाए लेकिन उसकी वजह से कोई दूसरी चीज़ कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो हम जब भी कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल ले रहा हो चाहे गवर्नमेंट लेवल पे लिया जा रहा हो, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट है जो आप बेयर कर रहे हो। लेकिन हमने क्या कोशिश करनी है इकोनॉमिक्स में कि वो कॉस्ट क्या हो, कम से कम, यानी हम अपने रिसोर्सेज को वहाँ एलोकेट करें जहाँ बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और कॉस्ट क्या है, कम से कम कॉस्ट हो। ये बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाती है, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग हमने सीखा समझा था कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगी, ठीक है ना। कैसे सिखाएगी? इकोनॉमिक्स हमें अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर करवाएगी, इकोनॉमी कैसे चलती हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, उनका इम्पैक्ट कैसा आता है। जब आप ह्यूमन बिहेवियर पढ़ेंगे, जब आप इकोनॉमी का जो है वो बारे में पढ़ेंगे, तो आप सही से, यानी जब आपको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है तो आप फैसला कैसे कर सकते हैं। नॉलेज होगी तो आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं ना। एक बंदे को कुछ नहीं पता और उससे एक दिन बोला जाए कि भाई आपने इस चीज़ का फैसला करना है, उसको कैसे पता? तो नॉलेज है तो बेस्ट डिसीजन मेकिंग होगी। तो ये नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स दे रही है जिसकी वजह से आप बेस्ट डिसीजन मेकर बनेंगे, ठीक है ना। ये कोई आपके अंदर कोई ऐसी कोई ताकत नहीं डाल देगी कि आप अब हर फैसला बहुत बेहतरीन करेंगे। ये आपको नॉलेज देगी, आपको चीज़ें सिखाएगी, इकोनॉमी कैसे चलती है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, जिसके बाद जो आप फैसला करेंगे आप सब चीज़ों को देखते हुए करेंगे, जिसकी वजह से आपका फैसला जो है, आपकी डिसीजन जो है वो बेस्ट होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने कल छोटी छोटी बातें डिस्कस करी थी, हमने ऑब्जेक्टिव पे बात करी थी, हमने 3 डेफिनेशंस देखी थी जो आप लोगों ने समहाउ जो है वो एक्सप्लेन कर दी। एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी, जी बिल्कुल बराबर, एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी वो हमने बात कर ली कि भाई हम इकोनॉमिक्स को फॉर द सेक ऑफ वेल्थ नहीं पढ़ते, हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं हाउ टू यूज़ दैट वेल्थ। ये मार्शल और जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी उसमें डिफरेंस था। अच्छा, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में हमने 4 पिलर्स पे बात करी थी। आपका नाम क्या है? अलीज़ा। आप थोड़ा सा जो है वो मुझे 4 पिलर्स बता दें कि हमने क्या पढ़ा था। आप देखकर भले बता दें, लेकिन उसमें पढ़ा क्या था वो एक असल बात है। जब भी कोई भी बंदा कोई चीज़ बनाता है, प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल एक कपड़े का कारखाना है, तो जो बंदा जिस बंदे का कारखाना है वो अपने लिए तो कपड़े नहीं बनाएगा, सारे के सारे ख़ुद तो नहीं पहनने हैं, उसने एक्सचेंज करना है। तो जो कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री चलता कैसे है, हम सब की कुछ ना कुछ ज़रूरियात हैं और हर बंदा अपनी हर ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता। यानी मुझे खाने के लिए भी कुछ चाहिए, मुझे शेल्टर भी चाहिए, मुझे क्लॉथिंग की भी ज़रूरत पूरी करनी है, मैं सब काम खुद नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो हम सब ने क्या किया कि हमने अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के लिहाज से कि मैं जो है वो फॉर एग्जांपल फार्मिंग में बहुत अच्छी हूँ तो मैं फार्मिंग करूँगी, ठीक है ना, या मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ तो मैं टीचिंग करूँगी, जो बंदा स्टिचिंग में बहुत अच्छा है वो काम कर रहा है। तो हर कोई अपने स्पेशलिटी के लिहाज से काम कर रहा है, एक्सपर्टीज़ के लिहाज से काम कर रहा है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। इस एक्सचेंज के नतीजे में ही क्या होता है, वेल्थ जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब आपने उसको एक्सचेंज करा वेल्थ को, तो लोगों के पास पैसा आया ना। आपने कोई चीज़ बनाई, उसको बेचा, तो उसके नतीजे में ही तो पैसा आ रहा है ना आपके पास, ठीक है ना। आपके कपड़ों का कारखाना है, आप वो कपड़े बेचोगे तो आपके पास क्या आएगी, पैसा आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कि आप कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। और जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आप अकेले नहीं होते, बहुत कम बिजनेस ऐसे होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे आप कहते हो कि भाई एक ही बंदा है वो सारे काम कर रहा है। नॉर्मली जब छोटे से छोटे बिजनेस में भी 2-3 लोग काम कर रहे होते हैं, और सिर्फ हम यहाँ पे लेबर की बात नहीं कर रहे हैं, लेबर हो सकता है एक हो, लेकिन वो कैपिटल भी तो यूज़ कर रहा होगा, वो लैंड भी तो यूज़ कर रहा होगा, ठीक है ना। हो सकता है लेबर और एंटरप्रेन्योर एक हो, कि वही बंदा है जिसने स्टार्टअप लिया और वही बंदा है जिसमें काम कर रहा है, ही इज़ द ओनली वन। तो लेबर और एंटरप्रेन्योर क्या हो गया, एक हो गया, लेकिन कैपिटल भी तो यूज़ हो रहा है,
लैंड भी तो यूज़ हो रही है, तो जाहिर है कि वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। तो ये बात हमने पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में रिवॉर्ड्स आ जाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में आई थिंक सिंपल है, जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है तो फिर उसको क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब भी कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, इकोनॉमिक्स में टर्म यूज़ होती है यूटिलिटी। क्या टर्म यूज़ होती है? यूटिलिटी। जब भी आप कोई चीज़, यूटिलिटी को आसान मतलब में अगर आप समझें तो ये कहलाती है सेटिस्फैक्शन। मैंने अभी वॉच वेयर करी हुई है, मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मुझे टाइम देखना होता है, ठीक है ना, तो मुझे वॉच पहनने, मुझे अच्छा लगता है कि मैं वॉच पहनूं। तो जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो उससे आपको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है ना, यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। और हमने समझा था कि ये पूरी एक चेन है, ये सब इंटरलिंक्ड है। इवन अगर आप ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से भी ऊपर वैसे जाओगे, अगर लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी। कंजम्पशन, डिमांड है तो सप्लाई जनरेट होगी ना। अगर लोग डिमांड ही ना करें चीज़ों की तो सप्लाई कैसे होगी? सप्लाई क्यों होगी? रीज़न ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चैनल है। जब आप इस तरीके से, इकोनॉमी ऐसी डाउनफॉल की तरफ जाती है, फला जगह प्रोडक्शन बंद हुई, लोगों की इनकम ख़त्म हो गई, लोगों ने डिमांड कम कर दी जो वहाँ काम करते थे। जब उनकी डिमांड कम हुई, ठीक है, और अगर एक फैक्ट्री नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो एक साथ बंद हुई हैं, तो उससे क्या होगा? ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। जब पता चलेगा प्रोड्यूसर्स को कि डिमांड कम हो गई तो वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन करना कम कर देंगे। प्रोडक्शन करना कम कर देंगे तो उनको कम वर्कर्स चाहिए होंगे, कम फैक्टर्स चाहिए होंगे, लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, फर्दर इनकम कम हो जाएगी लोगों की, ठीक है। तो ये पूरा चैनल है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो कंजम्पशन है। जितना ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे चीज़ों की, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना। हालांकि एडम स्मिथ का व्यू इस चीज़ में बिल्कुल डिफरेंट था, इस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन को कहाँ रखा है? नंबर 1 पे। वो कहते थे आप प्रोड्यूस करो, डिमांड खुद जनरेट हो जाएगी। इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। ये उनका अपना व्यू था। वो, उनका ये व्यू नहीं था कि डिमांड होगी तो सप्लाई क्रिएट होगी। वो कहते थे आप प्रोड्यूस करें, डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, ठीक है ना। इस व्यू पे बाद में बात करेंगे, अभी इस डेफिनेशन में इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना, इसमें बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, तो हमने 3 डेफिनेशंस जो हैं वो अपनी डिस्कस कर ली थी। अगर कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो ज़रूर पूछो मुझसे, कोई ऐसी बात जो क्लियर ना हो पाई हो आपको कल की क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट से भी बोल रही हूँ, कोई ऐसी बात जो क्लियर ना हुई हो तो ज़रूर पूछें। सब कुछ क्लियर है? माहम, अली हैदर, वरुण, ठीक है जी। थोड़ा सा आ जाते हैं नेचर पे, ठीक है ना। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? अच्छा, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको किसी ना किसी कैटेगरी में डाल रहे होते हैं ना, कि भाई या तो ये साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अली हैदर, देखो जीडीपी के हवाले से हम इंशाल्लाह आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं बताई थी, मैंने कहा था कि वो तो जब हम आएगा टॉपिक तो हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जीडीपी का मतलब सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि जीडीपी हमें ये बताती है कि कोई भी कंट्री एक साल के अंदर कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ये जीडीपी है, ठीक है ना। कि भाई कितने बिलियन की चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है ना, या ट्रिलियन वैल्यू की चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है ना। तो जीडीपी आपको जस्ट आउटपुट की वैल्यू बता रही होती है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी वैल्यू का आउटपुट जनरेट हुआ, ठीक है ना, इसको हम जीडीपी कहते हैं। और ऑब्वियसली जितनी वैल्यू का आउटपुट जनरेट हुआ होगा तो फिर वो आपके ये सारे पिलर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अच्छा, इकोनॉमिक्स को किसी कैटेगरी में डालने से पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इनका साइंस कहते किसे हैं और आर्ट्स किसे कहते हैं, तो फिर आप सोच पाएंगे कि आया हम इकोनॉमिक्स को साइंस की कैटेगरी में डालें या आर्ट्स की कैटेगरी में डालें। तो आपके सामने साइंस और आर्ट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने पॉइंट्स में, उसको ज़रा रीड करें और बताएं। साइंस के स्टूडेंट साइंस के बारे में बता दें भाई ज़रा, साइंस में आपने क्या पढ़ा?
मेरे ख्याल में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है साइंस की, तो कोई भी समझा सकता है। सही। और कोई ऐड करेगा इनकी बात में? बिल्कुल, ये भी वही है कि भाई एवरी एक्शन इज़ अ रिएक्शन वाली बात है कि आप कोई चीज़ जो है ना ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो नीचे जाके गिरेगी, तो वो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। अच्छा, साइंस में ना हम एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी कर रहे होते हैं। सिस्टमैटिक वे स्टडी क्या होता है कि आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आपने जैसे वो भाई ग्रेविटी लॉ है, तो भाई उन्होंने ऑब्जर्व करा ना कि भाई एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया वो, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने उसको ऑब्जर्व करा, एनालाइज करा, देन उन्होंने उस नॉलेज को जो है ना एक थ्योरी की शक्ल दी, ठीक है ना। और वो थ्योरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही होती है, ठीक है भाई ये होगा तो इसका इफेक्ट ये आएगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स को अगर आप देखो ना, अभी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है तो ऑब्वियसली आपके लिए हो सकता है इस बात को बताना मुश्किल हो। इकोनॉमिक्स में जो है ना हम जो स्टडी कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसी होती है। यानी मैं आपको मिसाल दूँ, एक लॉ है इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। हर किसी को पता होता है, सिंपलेस्ट लॉ है। क्या लॉ कहता है? एक सिंपल सी बात कि भाई जब आप किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है, सस्ती हो जाती है, किसी चीज़ की प्राइस कम होती है, लोग उसकी डिमांड क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। यानी सेल लगती है तो क्या होता है? सब पहुंच जाते हैं ना ख़रीदने चीज़ों को, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। इस पे भी अभी हम बात करेंगे अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है ना, ठीक है। कोई कोई आपकी इसके अगेंस्ट कोई बात आ रही है? हाँ जी। लॉ एंड हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क है? हाइपोथेसिस में तो आप एक बात कहते हैं ना कि ये रिजेक्ट भी हो सकता है। एक नल हाइपोथेसिस होता है जो कहता है कि भाई ये होगा, दैट कैन बी रिजेक्टेड। लेकिन लॉ का मतलब, लॉ का जो टर्म है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। लॉ कहते हैं विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, जो हर कोई एक्सेप्ट करेगा उसको, ठीक है ना। यानी अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँ कि भाई एक कानून है ना कि भाई सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, तो ये भी एक लॉ ही है, एक तरीके से कानून है, ठीक है ना, नेचर का। ये हमेशा से ऐसी होता है, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। कह सकते हैं अली अदर। तो बहरहाल, तो इकोनॉमिक्स का ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, ये कैसे थ्योरी की शक्ल में कैसे आया? किसी ने ऑब्ज़र्व करा ना, पहले ऑब्ज़र्व किया गया कि भाई जब एक डाटा निकाला गया कि भाई हमेशा ऐसी होता है, चीज़ों की प्राइस जब कम होती है तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, सेल बढ़ जाती है, ठीक है ना। जिसको एनालाइज किया गया और फिर एक थ्योरी की शक्ल में लेकर आया गया। तो सिस्टमैटिक वे में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल वैसी ही वर्क करती है जैसे साइंस वर्क करती है। हाँ, साइंस की जो थ्योरीज़ हैं उनकी प्रिडिक्शन पॉसिबल है, वो किसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जा सकता है साइंस उन चीज़ों को। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस कर रही है। इसको प्रिडिक्ट तो किया जा सकता है लेकिन इसकी 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। आप अपने बारे में भी छोटी के साथ नहीं कह सकते कुछ कि आप अगले लम्हे क्या करेंगे, ठीक है ना। हम अनप्रिडिक्टेबल है। हम सम टाइम एक ऐसा हमारा बिहेवियर सामने आता है, हम बोलते हैं मुझे नहीं था कि मैं ऐसा रिएक्ट करूँगा, होता है ना। तो हमारा अपना बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर पे बेस कर दिया, उसको 100% प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइंस से थोड़ी डिफरेंस हुई, लेकिन जो सिस्टमैटिक वे में जिस तरीके से इसको स्टडी किया जाता है वो बिल्कुल साइंस जैसा है। अच्छा, आर्ट्स का है तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल डिफरेंट बात आपने करी है। वरुण, आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो ऑनलाइन से आपका क्या मतलब है? इस वक्त जो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? अच्छा जी, आर्ट्स किसे कहते हैं? जब आप किसी थ्योरी को, किसी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उसके एप्लीकेशन का नाम आर्ट्स है। जैसे कि आपकी बुक में एक अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है कि भाई एक बंदा है जो कि पढ़ रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है कि भाई गाड़ी कैसे चलाते हैं
नॉर्मली जब आप की सीखने जाते हैं तो आपको एक देते हैं भी हैं मैनुअल वगैरह, पहले सिखाएंगे आपको, थ्योरी बताएंगे कि भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये तो साइंस है, ठीक है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको असल में पता चलेगा ये आर्ट है। तो उन थ्योरीज़ को अप्लाई करना, उनकी एप्लीकेशन क्या कहलाती है? आर्ट्स कहलाती है। तो इकोनॉमिक्स में क्या आपको लगता है हम बस थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा? अब मैंने अभी आपको लॉ ऑफ डिमांड में बताया, आप मुझे इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताएंगी? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कॉज एंड इफेक्ट क्या है? कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? बिल्कुल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आ गया ना, साइंस जो बता रही है। प्राइस का कम होना कॉज, इफेक्ट किस पे आया? डिमांड पे आया। जब प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आपको इकोनॉमिक्स बता रही है। हम इन थ्योरीज को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं इकोनॉमिक्स में, वरना इकोनॉमिक्स का तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा। हम इनको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे कि भाई फला इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, तो हमें सिर्फ पढ़ना तो नहीं है ना कि हाँ भाई ऐसे सॉल्व किया, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसको हम अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में आपको दोनों एलिमेंट दिख रहे हैं। आपको मेथडोलॉजी के लिहाज से ये बिल्कुल साइंस जैसी लग रही है कि बिल्कुल वही मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन के लिहाज से आपको आर्ट जैसी लग रही है। तो हम कंक्लूड करेंगे कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस एंड एन आर्ट एज वेल। इकोनॉमिक्स साइंस में भी फॉल करेगी और आर्ट्स में भी फॉल करेगी, ठीक है ना। मेथडोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल साइंस जैसी, और एप्लीकेशन के लिहाज से देखें तो ये आर्ट्स के अंदर फॉल करेगी। आप जो स्लाइड है इसको थोड़ा सा रीड भी कर लें कि इसमें कोई ऐसी बात। अच्छा, कल एक वरुण, मैं आपको तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके लिए इजी है, फिजिबल है, तो आप फिज़िकल आकर ले क्लास, वो सबसे बेस्ट है। मैंने कल भी ये बात करी थी, ठीक है ना। फिज़िकल क्लास में ऑब्वियसली एक इन्वायरमेंट होता है, जैसे हम कहते हैं ना, एक वर्क इन्वायरमेंट। आप घर में बैठ के भी काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता आपको। तो पढ़ने का भी एक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने घर में पढ़ रहे हैं तो वो तो एक बहुत मुश्किल काम है। तो किसी ना किसी को कोई ना कोई काम याद आ जाता है जब आपको देखते हैं, तो ये कर लो या वो कर लो, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्वियस ही होता है, मैंने भी घर में पढ़ा के देखा है। वो समझा ही नहीं जाता कि आप जॉब कर रहे हैं, इस वक्त आप जॉब कर रहे हैं, या इस वक्त आप पढ़ रहे हैं। भाई आप इस वक्त नहीं हिल सकते, तो वो कोई ना कोई काम, इसमें इतने से काम करने में क्या चला जाएगा, वो वाला होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अगर आप हॉस्टल से ले लोगे, फिर तो आप हॉस्टल आए हो तो फिर तो इधर आना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कि आपकी क्या सिचुएशन है, पर मैं ये कहूँगी कि अगर आपके लिए फिजिबल है तो आप इंस्टीट्यूट आके क्लास लें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, कल वरुण मुझसे बात पूछ रहे थे कि मिस आपके नोट से नोट करें, बुक से नोट करें, क्या करना है। तो उनको कन्फ्यूजन हो रही थी थोड़ी सी, तो मैंने उनको भी बताया, आपको भी बता दूं। देखो, जो कि मैंने यहाँ पे स्लाइड्स लिखी हुई है ना, मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि पहले मैंने अपनी एक बुक बनाई थी, उसमें मेरी ओन वर्डिंग्स थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आईकैप एक लाइन भी उठा के दे देता है अपनी बुक से, तो मैं अब आईकैप कीवर्ड्स को इम्पोर्टेंस देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी पैरा लिखे हुए हैं, ये एज इट इज़ आईकैप की बुक से उठाए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि आईकैप ने उस चीज़ को 2 पेज में एक्सप्लेन करा हुआ है, मैंने उसको एक स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो आपने बुक रीड ज़रूर करनी है। जब आप अपनी रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। और रजिस्टर बनाने का मैं आपको एक तरीका बताऊँ, किसी भी चीज़ का जब आप अपना रजिस्टर बनाएं, स्पेशली जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिस वाले तो ऑब्वियसली इसमें तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आपको चीता बनना है ना, और आप चाहते हैं कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट टीचर ने हमें पढ़ाया वो मैं कभी ना भूलूं, तो उसका एक तरीका है, ठीक है। ये बिल्कुल नेचुरल है कि इस वक्त जब मैं आपको कोई बात समझा रही हूँ ना, आपको समझ में आ रही है, तो आप बोल रहे हो यार ये तो मुझे हमेशा याद रहेगी। आपको यही लगता है यार ये तो बच्चों वाली बात है, ये थोड़ी मैं भूलूंगा कभी, ठीक है। लेकिन बिलीव मी कि आफ्टर 1 वीक आपको नहीं याद रहना। आफ्टर 1 वीक अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया, नहीं देखा, आप खोलोगे, आप बोलोगे यार ये क्या पढ़ा था, इसका क्या मतलब, नहीं याद आएगा। उसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैंने हमेशा फॉलो करा है अपनी स्टूडेंट लाइफ में,
वो क्या है कि जब आप अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते हुए आपने क्या करना है, जो मैं नोटिंग करवा रही हूँ क्लास में वो और ये स्लाइड सामने रखनी है। बुक आपने बस रीडिंग पर्पज़ के लिए रखना है, ठीक है ना। उसको आपने इन दोनों को देखते हुए अपने नोट्स बनाए, क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर तो नहीं करना है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बुक क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ब्लैंक की फॉर्म में आ गया वहाँ से, ठीक है। फिर आप क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे साइंस और आर्ट्स में एक एग्जाम्पल दी कि साइंस और आर्ट्स में क्या डिफरेंस है, कि एक बंदा गाड़ी सिर्फ पढ़ रहा है कि थ्योरी पढ़ रहा है तो वो साइंस है, और जब वो गाड़ी चला रहे तो वो आर्ट है, ठीक है ना। आपने क्या किया, जब इसको नोट किया ना तो एक अपनी ओन वर्ड में ना ये एग्जाम्पल नोट कर ली। जो लैंग्वेज आपको पंजाबी अच्छी आती है, आप पंजाबी में लिखो, आप सिंधी में लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, आप उर्दू में लिखो, व्हाटएवर, कोई लैंग्वेज भी आप यूज़ करो, पर आप जो एग्जाम्पल क्लास में यूज़ हो रही है ना, घर जाओगे तब तक तो याद रहेंगी ना कि हाँ इसमें ये गया, आपके पास रिकॉर्डिंग किया, अगर आप एक क्विक एक रिकॉर्डिंग देख लेते हो, आप वो एग्जाम्पल अपने पास लिख लो। आप 6 महीने बाद भी खोलोगे ना, जब जैसे ही आप वो एग्जाम्पल देखोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा कि क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था। आप कभी भी वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रहे, तो जो एग्जाम्पल्स क्लास में यूज़ कर रहा है टीचर, उसको ज़रूर लिख लिया करें। ये चीज़ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप अक्सर चीज़ें जो है वो आपके जहन से निकल जाएंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है ना, अभी आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है ना। ये तो अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ये बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। अभी जब ग्राफ्स वगैरह आएंगे और आप ग्राफ्स की डायमेंशंस देखेंगे तो आप बोलेंगे ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी तो आपको लग रहा होगा कि डेफिनेशन ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या मिस इतनी रॉकेट साइंस हमें बता रही है, लेकिन अभी आप आगे देखिएगा कि अभी तो इश्क के इम्तिहान बहुत हैं भाई, अभी आगे चलें, ठीक है। तो मैं आगे के लिए आपको बता रही हूँ कि आपने अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चलें जी, अब इन्होंने नेचर के अंदर ही एक और बात करी है। पहले नेचर के अंदर सवाल हुआ क्या इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट्स है, हमने उसका जवाब दे दिया भाई दोनों है। फिर उन्होंने सवाल किया कि भाई क्या इकोनॉमिक्स अगर साइंस की कैटेगरी में भी आ रहा है तो ये कौन सी साइंस है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। अगेन क्वेश्चन का आंसर जब हम देंगे, जब हमें पता होगा कि व्हाट इज़ पॉजिटिव साइंस एंड व्हाट इज़ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है ना। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे जो लिखी हुई है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको ज़रा रीड करिएगा और बताइएगा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। जिन न्यू स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन करा है, काइंडली अपना फुल नेम और नंबर मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले लूँ, और काइंडली क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करें ताकि शुरू से आपका जो है ना वो आप समझ में आए कि क्या चल रहा है। हिबा सुहेल, आपका रियल नेम यही है। वरुण आपका मैंने आई थिंक कल नोट कर लिया था, बट अगेन चलें दोबारा कर लेती हूँ, मुझे याद नहीं है। मीनवाइल ऑनलाइन भी और आप लोग भी मुझे बताएं कि पॉजिटिव नॉर्मेटिव का क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। इट्स नॉट वर्किंग। अब इब्राहिम के अलावा कोई और बताएगा। हिबा अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा, ये एडमिन की तरफ से जो है ना वो अटेंडेंस लेने का है। गर्ल्स में से कोई बता दे। व्हाट इज़, एक बात लिखी हुई है व्हाट इज़, बात ये कि जब भी कोई क्वेश्चन व्हाट इज़ से स्टार्ट होता है, कोई सिंपल बच्चों से कोई सवाल करता है व्हाट इज़ योर नेम, तो वो ये तो नहीं बोलेगा आई थिंक, बोलेगा माई नेम इज़ दिस, जो उसका नाम है वो बता रहा है, फैक्ट बता रहा है वो, ठीक है ना। जो फैक्ट है वो ऑलरेडी प्रूव्ड चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी टेस्टेड होती है। भाई उसके अम्मा अब्बा ने नाम रखा है भाई, ठीक है, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, नहीं भाई तुम्हारा नाम ये नहीं हो सकता, क्यों भाई मेरा नाम यही है, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन व्हाट इज से स्टार्ट होते हैं ना, उसका जो आंसर होता है वो फैक्ट्स पे बेस करता है,
और से हर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, कोई से डिनाई नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूवन चीज़ें होती हैं। भाई मैं आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, आप जिसका जवाब देंगे वो आप अपना ओपिनियन तो नहीं दे रहे होंगे ना, आप फैक्ट बताएंगे कि भाई जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आता है, ठीक है ना। आगे वाले बोलेगा ठीक है आप डाटा को देखकर बात बता रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रूवन बात है, ऑलरेडी टेस्टेड चीज़ हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके लिहाज से अगर हमें अपनी कंट्री में पॉवर्टी लेवल कम करना हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो व्हाट शुड बी वाली चीज़ें होती हैं, इनमें जो आप जवाब दोगे, ज़रूरी तो नहीं है कि आपके जवाब से मैं एग्री करूं, ठीक है, या बाकी सब भी एग्री करें। हो सकता है आपका जो ओपिनियन हो आगे वाले का वो ओपिनियन ना हो, आगे वाला बोले नहीं। एक बंदा कह रहा है भाई बिल्कुल आपके हर लेवल पे एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, दूसरा कह रहे नहीं हर लेवल की एजुकेशन की कुछ ना कुछ मिनिमम फ़ी रखनी चाहिए, बिल्कुल फ्री भी नहीं होनी चाहिए, हर किसी का अपना ओपिनियन है। तो जब आप शुड बी वाली बात करते हो तो ये जो है ये ओपिनियन बेस्ड बातें होती हैं, और ओपिनियन में हर किसी का आपके ओपिनियन से एग्री करना ये ज़रूरी नहीं होता। अब इकोनॉमिक्स से इसका क्या ताल्लुक है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स से इसका ताल्लुक ये है कि आपने सबसे पहले एक प्रॉब्लम, एक फैक्ट था कि भाई पाकिस्तान में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये फैक्ट था, पॉजिटिव साइंस के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कि आप एक फैक्ट पढ़ रहे हो कि भाई पाकिस्तान में इतने लोग इलिटरेट हैं, ठीक है ना। अब इस इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए क्या पॉलिसी लगाई जाए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है कि क्या बेस्ट पॉलिसी हो सकती है कि आप इस इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए क्या काम करें, क्या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें या स्कॉलरशिप्स दें यूनिवर्सिटी लेवल पे, या क्या करें, ठीक है ना। कोई ऐसे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें जिसमें एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस दी जाए कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की या व्हाट्सएवर, ठीक है ना। ये डिफरेंट, इसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं। तो अगेन आप अगर थोड़ा सा सोचें तो आप इकोनॉमिक्स को इजीली ये बात सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में आप फैक्ट्स भी पढ़ रहे हैं। जब भी आप कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे ना, उस फैक्ट को पढ़ेंगे ना कि मसला क्या है, वो फैक्ट है। भाई पॉपुलेशन अगर हम एक मसला समझ रहे हैं तो ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है ना कि 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है ना। अगर हम इसको प्रॉब्लम ट्रीट कर रहे हैं तो फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जब आप सोल्यूशन जाएंगे वो नॉर्मेटिव हो जाएगा, फिर सोल्यूशन कोई एक नहीं हो सकता, और किसी एक बंदे के जो ओपिनियन है कि भाई ऐसा करना चाहिए उससे सबको हर कोई एग्री करे, ये भी ज़रूरी नहीं हो सकता। हमने कल एक सैलानी की भी मिसाल ली थी ना कि बज़ाहिर हमें लगता है कि भाई इसके कोई कौन अगेंस्ट होगा, लेकिन उसके भी अगेंस्ट बातें हो रही होती हैं, क्योंकि हर किसी का सोचने का अपना एक व्यू है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम फैक्ट्स भी पढ़ेंगे और फिर हम उनका सोल्यूशन भी देखेंगे कि भाई ये फैक्ट है, ये प्रॉब्लम्स, अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए। तो पॉजिटिव साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, वी मीन द एनालिसिस ऑफ ऑलरेडी टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी टेस्ट हुए हुए और एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं जिनको हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। डाटा हमें बता रहा है ना, इलिटरेसी के बारे में कैसे पता चला, सर्वे होते हैं इसके, तो पता चलता है भाई कितने लोग हैं जिनको अपना नाम लिखना पढ़ना आता है, जिनको साइन करना आता है, चलो कुछ तो ठीक है, इतना भी आता है तो वो फिर इलिटरेट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट है। नॉर्मेटिव साइंस क्या बता रही है कि अब जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए, यानी आइडियली हम अपनी कंट्री को आइडियली कैसे जो है ना, किस तरह से जो है वो आइडियल सिचुएशन की तरफ लेकर जाएं, कैसे चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट शुड बी और टू बी के साथ आएगी वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहलाती है। अब और जब कोई स्टेटमेंट जिसमें आप फैक्ट देख रहे हो, ठीक है, वो पॉजिटिव है। अच्छा, इसका बाकायदा ट्रू एंड फॉल्स आया हुआ है पेपर में, ठीक है। क्या आया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स में, ऐसे आया हुआ है कि नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद फैक्चुअल क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स है ऑब्वियसली। ओह देखो यार ये क्या बोल रहा था, ट्रू बोल रहा था ना।
नॉर्मेटिव साइंस में हम फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करते, वो तो ओपिनियन बेस्ड है, इवैल्यूएट करती है वो तो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फैक्ट्स के बारे में तो हम पॉजिटिव साइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ट्रू एंड फॉल्स आया हुआ है, ठीक है ना। चलें, इसमें कोई फर्दर बात जो आपने पूछनी हो, ये चलो मैं आप लोगों के नंबर बाद में नोट कर लूँगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक इंटरेस्टिंग बात हो गई, लेकिन इस वजह से मेरी चाय ठंडी हो गई। ज़रा पढ़िए इस स्लाइड में क्या बताया जा रहा है। हर सब्जेक्ट्स में आपको कोई ना कोई ब्रांचेस तो देखेंगी ना, मेडिकल के अंदर भी हैं, ठीक है। जैसे कि ज़ियाउद्दीन में मैंने जहाँ जो सेमेस्टर पढ़ाया वो मॉलिक्यूलर मेडिसिन का डिपार्टमेंट था, तो इस तरीके से पता नहीं और कौन कौन से उसमें भी जो है ना वो अलग अलग जो हैं वो ब्रांचेस बनी हुई हैं, डायमेंशंस हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, यानी आप जब इस इकोनॉमिक्स के स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो तब तो आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे। लेकिन मेनली जो हम इकोनॉमिक्स को जिन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं वो दो हैं। कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। टर्म से ही आपको पता लग रहा होगा, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, ठीक है ना। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है कि माइक्रो का जो आई है माइक्रो का जो आई है वो शो कर रहा है इंडिविजुअल को, और जो मैक्रो का ए है वो शो कर रहा है एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, एक हाउस होल्ड का बिहेवियर, एक फर्म का बिहेवियर या एक इंडस्ट्री का बिहेवियर। भाई क्या बिहेवियर? हम बिहेवियर रॉबिन्स की डेफिनेशन से पढ़ के आए हैं कि क्या बिहेवियर पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा, कैसे वो अपनी लिमिटेड इनकम में रहते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। कोई एक हाउस होल्ड है, वो क्या डिसीजन ले रहा है, भाई मेरी इतनी इनकम है, गुड ए लूँ या गुड बी लूँ? दोनों नहीं ले सकता। तो ही हैज़ टू डिसाइड कि कौन क्या मैं जो है वो सिलेक्ट करूँ, दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। एक फर्म का डिसीजन ले रही है, एक फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, मेनली ये एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए जब कोई एक प्रोड्यूसर है वो सोच रहा है यार मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सब नहीं प्रोड्यूस कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कहाँ लगाऊँ, कौन से बिजनेस में लगाऊँ, क्या स्टार्ट करूँ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग है जो हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो मेनली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, एक जिसमें आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं और एक जिसमें आप फर्म बिहेवियर पढ़ते हैं। अब आप इसको अच्छी बात बोलें या जो भी बोलें कि आईकैप ने इसमें से एक चैप्टर ओमिट कर दिया है जैसी जब इकोनॉमिक्स पीआरसी लेवल पे आया, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत डिटेल चैप्टर हैं। लेकिन आई विश कि वो फर्म बिहेवियर करता, लेकिन उसने कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर को एंड कर दिया है। तो अगर आपको याद हो ना, कॉमर्स के बच्चों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत प्यास लगी है, पानी का एक गिलास पियेंगे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अक्सर टीचर ये वाली मिसाल देते हैं ना, दूसरा पियेंगे सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, तीसरे से और आप फिर आप बोलेंगे बस भाई और नहीं पीना। वो जो डिमिनिशिंग यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होते हैं, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्या हटा दिया आईकैप ने? आईकैप ने रहने दिया फर्म बिहेवियर,
ठीक है, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है पूरे इस इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 4, वो फर्म थ्योरी पे बेस कर रहा है। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का बिहेवियर। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, हाउस होल्ड का मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया। हाउस होल्ड जिनको टर्म नहीं समझ में आ रही तो इजीली आप इसको समझ लें कि इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के लिए, ये ब्लू पेन आपको क्लियरली विजिबल है, कंज्यूमर के लिए क्या टर्म यूज़ होती है, हाउस होल्ड की। कंज्यूमर के लिए हाउस होल्ड की टर्म यूज़ होती है इकोनॉमिक्स में। तो जब भी मैं हाउस होल्ड की टर्म यूज़ कर रही हूँ यानी मैं कंज्यूमर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने अभी अभी बताया कि हम क्या बिहेवियर पढ़ रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का, फर्म का, कि वो कैसे डिसीजन ले रही होती है ऑन द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से बात बताई। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। हम उन इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जिनका ताल्लुक सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ नहीं है, जैसे कि इन्फ्लेशन। महंगाई का क्या मतलब है, आप मार्केट जाते हैं, आपको दिखता है भाई प्याज महंगी हो गई है, तो आप घर आके बोलते हैं यार महंगाई बहुत हो गई है, नहीं। जब आप मार्केट जाते हैं, आप ग्रॉसरी परचेज़ करने जाते हैं और आप बोलते हैं यार पहले के मुकाबले में, पहले ग्रॉसरी में हम इतनी की लाए थे, अब 5,000 ऊपर की आई है ग्रॉसरी, यानी ज़्यादातर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। नेक्स्ट मंथ जाते हैं, आपकी ग्रॉसरी में 1,000 और बढ़ जाता है। यानी इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि वन टाइम प्राइस में इंक्रीज आया, आपने बोला महंगाई हो गई है। इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का मतलब ये नहीं किसी एक कमोडिटी, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस का बढ़ जाना महंगाई नहीं है। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस यानी मेजॉरिटी चीज़ों की प्राइसेस जब अपर डायरेक्शन में जाना शुरू कर दें और कंटिन्यूसली जाती रहें, हर दफ़ा आपको दिखे कि भाई कुछ परसेंट प्राइस बढ़ गई है, ये इन्फ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है ना, इसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो भी किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं आ रहा, पूरी इकोनॉमी फेस कर रही है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, किसी एक बंदे का जॉबलेस हो जाना ये नहीं कहलाता कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है इकोनॉमी में। जब आपको देखिए कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉय हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो आप कहते हो कि हाँ एक इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, ये भी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है और इसका इफेक्ट भी मैक्रो है, मैक्रो लेवल का है। मज़े की बात ये है, यानी जब लोग अनएम्प्लॉय होते हैं तो क्या करते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, अदर क्राइम्स बढ़ जाते हैं। तो जो अनएम्प्लॉय हो रहा है उस तक मसला नहीं महदूद है, बाकी लोगों पर भी उसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना किसी फॉर्म में। फिर आप क्या पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम, पूरी इकोनॉमी की इनकम, नेशनल आउटपुट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो पॉलिसी नहीं बनाती ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही होती है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। माइक्रो में क्या इश्यूज़ पढ़ रहे होगे आप, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी प्राइसिंग, ये जो चैप्टर 2 स्टार्ट होगा इसमें सबसे पहला इशू आप यही पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ों की प्राइस तो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, चाहे उसको कोई फॉलो करता है या नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ों की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है ना। इनमें मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती हैं सम टाइम कि भाई इतने की ये चीज़ बिकेगी, या वीट आ जाती है, ठीक है, कि वीट की प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ों की प्राइस मार्केट डिटर्मिंड होती है, मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट में कौन आ जाता है, मार्केट का क्या मतलब है, सिर्फ कंज्यूमर आते हैं मार्केट में, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये दो फोर्सेस हैं जिनको मार्केट फोर्सेस कहते हैं। ना सिर्फ कंज्यूमर डिसाइड करता है प्राइस, ना सिर्फ प्रोड्यूसर डिसाइड करता है प्राइस, इन दोनों के म्यूचुअल उससे एक प्राइस डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, आप रिक्शे को रोकते हो तो सिर्फ आप जो बोलोगे वो मान जाएगा, वो भी आगे से निगोशिएट करेगा, फिर दोनों के निगोशिएशन से कोई एक फेयर डिसाइड होगा कि अच्छा इसमें चलते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में जब भी किसी चीज़ की प्राइस डिसाइड होती है वो तो डिमांड एंड सप्लाई दो फोर्सेस हैं जिनकी बेस पर कोई प्राइस डिसाइड होती है। ये चीज़ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि भाई प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं, या किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो वो क्यों बढ़ रही होती है मार्केट में, कम हो रही होती है तो क्यों कम हो रही होती है, फ्लक्चुएट कर रही होती है बहुत ज़्यादा तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, ये सब बातें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। मैक्रो का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी कमोडिटी की प्राइस कैसे डिसाइड होगी, ये इसका मैक्रो में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से फैक्टर प्राइसिंग,
कमोडिटी प्राइसिंग में जब हमने बात करी, कमोडिटी का मतलब भी सम टाइम ये होता है, क्योंकि जाहिर है जब आप पहली दफ़ा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते तो हो सकता है आपको कमोडिटी की टर्म भी समझ में ना आ रही हो। कमोडिटी का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, आप यहाँ पे गुड ले लो, प्रोडक्ट ले लो, अगर किसी को कमोडिटी की टर्म नहीं समझ में आ रही। फैक्टर प्राइसिंग हमने अभी पढ़ा था, कौन सा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी डिटेल में आगे भी आएगा अभी इसी में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, ज़रा रिपीट कर दें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को याद है। बेसिकली ये होती कौन सी चीज़ें हैं, मतलब नहीं ये क्या होते क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं चारों के नाम नहीं पूछ रही, क्या पर्पस क्या है इनका, मतलब किस लिए यूज़ होते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। तुम्हारे भाई का क्या नाम है, फसी, तुम आगे बैठा करो, यहाँ बैठा करो, मुझे तुम नज़र नहीं आ रहे होते। अच्छा जी, असल में फेशियल एक्सप्रेशन देखना बड़े ज़रूरी होते हैं टीचर को, ख़ास तौर पे मुझ जैसे टीचर को, तो मुझे पता चल जाता है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा, तो वो अक्सर स्टूडेंट्स खुद से बोल नहीं रहे होते। इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, ये सब हम माइक्रो में पढ़ेंगे, मैक्रो में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया। मज़ीद ये कि अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप बुक ओपन करते हो, तो अब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप टीचर की बात मानते हैं, और आपने कहा कि भाई मिस ने कहा था कि हमें बुक रीड करनी है, तो आप बुक साथ साथ रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा ये आप लोगों ने रीड करी है बुक, आप लोगों के पास अभी तक पीडीएफ नहीं आया होगा, ये वाली प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में बुक सेंड करती हूँ, और आप मुझे कल बताइएगा पढ़ के कि इस फर्स्ट पेज में एक मिस्टेक है। ठीक है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसको पढ़ के आपको फ़ौरन समझ में आ जाना चाहिए ये बात गलत लिखी हुई है। तो मैं पूछूंगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये मेरे एंड से ही मसला हुआ कि मैंने आप लोगों को भेजा नहीं, तो अभी तो मैं नहीं पूछ रही, लेकिन मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल जो हमारी क्लास होगी इसमें पूछूंगी कि जब आप ये पढ़ें तो आप फर्स्ट पेज में बताइएगा कि क्या मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा जी, बुक कहाँ है भाई हमारी, इतने बैचेस हैं, इसमें मेरे मोबाइल का इशू एक दो दफ़ा बीच में हुआ है ना, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं। चलिए मैं आपको भेज दूँगी क्लास के बाद इंशाल्लाह, वरना वरुण आप मुझे याद दिला दीजिएगा, बल्कि सबके पास ही मेरा नंबर है, तो मुझे कोई भी याद दिला दे कि मिस आप बुक सेंड कर पीडीएफ सेंड कर दें बुक का ना, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, अभी मुझे मिल नहीं रही, ठीक है ना। तो जब आप इसको रीड करेंगे तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये आप पूरा कंटिन्यू जो है इसको रीड करते हुए आएँ, लेकिन जैसे ही आप इस सेकंड सेक्शन पे आएंगे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो ये आपने पूरा नहीं रीड करना, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें बताई हुई हैं। क्या, अच्छा स्कोप तो आप फिर भी पढ़ सकते हैं, स्कोप आप फिर भी आपको किसी हद तक समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बताया कमोडिटी प्राइसिंग में क्या पढ़ेंगे, फैक्टर प्राइसिंग में क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। फैक्टर प्राइसिंग, सॉरी मैं आपको एग्जैक्ट बात बताना भूल गई कि फैक्टर प्राइसिंग में आपने कहा ना लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर्स में ये आ जाता है, तो लेबर की वेजेस कैसे डिसाइड होती हैं, पाकिस्तान में जितनी सैलरी है लेबर की बाहर भी उतनी है नहीं, तो यानी कुछ फैक्टर्स हैं ना जो इस चीज़ को भी डिटर्मिन कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री का कौन डिसाइड कर रहा है, कैसे डिसाइड होता है, ठीक है ना। रेंटल इनकम, कुछ कंट्रीज़ में रेंट्स बहुत हाई होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में लो होते हैं, तो इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स है ना, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप अपने सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, फैक्टर प्राइसिंग नहीं पढ़ेंगे, कमोडिटी प्राइसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप स्कोप तो फिर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इम्पोर्टेंस के ऊपर आ रहे हैं या आप लिमिटेशंस पे आ रहे हैं, तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, लिमिटेशन के अंदर एक बात लिखी हुई है कि लेट्स से वीक अजम्पशन,
वीक अजम्पशन में बोला गया है कि इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो ज़्यादा जो थ्योरीज हैं वो क्या ले रही होती हैं, अजम्पशंस ले रही होती हैं, ठीक है ना। और ये वो अजम्पशंस होती हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं। आपने क्या अभी तक इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी पढ़ी है? मैंने कोई थ्योरी पढ़ाई है आपको अभी तक कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई, हमने कोई अजम्पशन के बारे में बात नहीं करी, तो आपको ये बात कैसे समझ में आएगी? ठीक है, तो जब तक आप पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं लेते, आपको इसकी स्कोप, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन जब तक नहीं समझ में आनी, ठीक है ना। और ना मैं आपको अभी ये समझा कर इतना अपना टाइम लगाऊंगी। जब आप पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे मेनली जो है ना, पहला चैप्टर तो मैं इसको माइक्रो में काउंट नहीं करती, वो तो बेसिक है, ठीक है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। जब आप ये 3 चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद मैं बोलूँगी आप ये पढ़ लो, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हुए, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी, लिमिटेशंस में भी जो बात हो रही है वो आपको खुद ब खुद समझ में आ रही होगी। अभी मत पढ़िएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी जो है यही स्कोप, लिमिटेशंस और यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हैं। तो आपने माइक्रो और मैक्रो वाले पार्ट में जो स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है ना, बस वो अभी पढ़िएगा, ठीक है। ये इतनी डिटेल मत पढ़िएगा, आप इसको पढ़ के अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप माइक्रो और मैक्रो पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। फिर आप बाद में भले पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कभी भी मत पढ़िएगा, अभी मत पढ़िएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में, और मैं आपको बता दूंगी कि भाई आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। याद रखिएगा, साथ साथ सॉल्व करेंगे तो ही फ़ायदा है आप लोगों का, ठीक है। क्विज़ से एक दिन पहले बैठेंगे या इस डर में कि हमने तो सॉल्व ही नहीं किया, क्विज़ ही नहीं देंगे, तो याद रखिएगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो क्विज़ नहीं देगा। क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ के गलती करने से बेहतर है कि आप उससे पहले वो गलती कर लें और फिर एग्ज़ाम में ना करें, ठीक है ना। आप क्विज़ में फेल भी हो जाते हैं तो मैंने आपको डंडा नहीं मारना, कुछ भी नहीं करना मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो फोर्स करूँगी कि भाई आप थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा उससे देखें, आप खुद अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे ना। तो क्विज़ आपने मस्ट देना है। और याद रखिएगा कि जो क्विज़ में मैं एमसीक्यूज़ देती हूँ वही एमसीक्यूज़ आपके पास पेपर में आएंगे, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। अगर आपने इसकी श्योरिटी चाहनी है ना तो आप मेरे पास स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा ये बात। तो क्विज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, नीड वर्सेस वांट का ये मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर दी है कि जस्ट आपको ये इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि नीड्स किसे कहते हैं और वांट्स किसे कहते हैं। नीड्स जो है ना वो अनलिमिटेड नहीं होती हैं। नीड्स वो हैं जो आपको अपनी सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसको हम एक उसमें बोलें रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना। ये आपकी नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, खाना, शेल्टर, ठीक है। ये चीज़ें आपकी ज़रूरत हैं, ठीक है, दीज आर लिमिटेड। लेकिन जो वांट्स है ना वो क्या है, अनलिमिटेड, जो मिल जाए कम है, ठीक है ना। तो ये इसमें सारे कंफर्ट्स, लग्जरीज सब आ जाती हैं। लेकिन नीड में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायरमेंट जो है आपकी। चलें जी, एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, अल्लाह खैर 4:30 सुबह के बज रहे हैं इस लैपटॉप में। क्या टाइम हो रहा है? हमारी क्लास 12:45 तक है ना। 11:30 से स्टार्ट हुई थी तो 12:45 तक होगी। अब मुझे याद दिला देना, कहीं ऐसा ना हो मैं फ़्लो में जो है ना वो आगे चल। अच्छा 1 बजे तक है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, 1.5 घंटे के, सही सही। अच्छा जी, अच्छा थोड़ा सा आप लोग खुद भी रीड करो, क्योंकि मैं अगर खाली बोलती रहूँगी तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। आपने ये स्लाइड रीड करनी है और हम एक टास्क ये रखते हैं कि मैं इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को मैं रैंडम आप लोगों से पूछ लूँगी कि भाई हाउस होल्ड के अंदर वो क्या बात कह रहे हैं, क्या हाउस होल्ड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं पूछूँगी, थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव हो जाएगा, वरना जैसे कि मैंने कहा था ये कॉन्सेप्ट थोड़े बोरिंग हैं, बस पढ़ना रीडिंग 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 है ना, तो बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ें कि इस स्लाइड में बात हो रही है एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैं मतलब आपको बता देती हूँ, फर्म का मतलब आप वरुण पढ़ें, रीड करें कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कि फॉर्म्स किसे कहते हैं। मैं आपको एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स बता रही हूँ। पार्टिसिपेंट किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट जो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक एजेंट्स आर एन एक्टर और
डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक एजेंट्स किसे कहते हैं? वो एक्टर या डिसीजन मेकर जो किसी इकोनॉमिक मॉडल में एक्ट करते हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। क्या मतलब हुआ? आप कोई ड्रामा फिल्म देखते हैं तो उसमें कुछ एक्टर्स होते हैं ना जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी इकॉनमी के अंदर भी कुछ डिसीजन मेकर्स हैं। जैसे हमने बोला कि भाई हम एज अ कंज्यूमर डिसीजन ले रहे होते हैं, बिल्कुल ले रहे होते हैं कि लिमिटेड इनकम को कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। क्या जब हम एक प्रोड्यूसर बनते हैं तो क्या हम डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं? बिल्कुल ले रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारी इकॉनमी के कुछ एक्टर्स और डिसीजन मेकर्स हैं जो डिसीजन ले रहे होते हैं। गवर्नमेंट भी डिसीजन ले रही होती है ना, फंड्स यहाँ लगाने हैं, एजुकेशन पे लगाने हैं या डिफेंस पे लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि हमारी इकॉनमी के 4 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जिनको आप इकोनॉमिक एक्टर्स भी कह सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी कह सकते हैं इकॉनमी के। वो 4 आपके सामने लिखे हुए। आपने क्या करना है, इन चारों को अच्छे से रीड करना है और फिर मुझे बताना है कि इनके क्या फंक्शंस हैं। कौन है भाई? हाउस होल्ड कौन है? फर्म्स कौन है? एक्सप्लेन किया हुआ है ना। एक ही बंदा एक ही टाइम में कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। लेकिन जब वो कंज्यूमर है तो उसका क्या मतलब है, वो क्या कर रहा होगा? फंक्शंस उसके उन्होंने सेपरेट कर दिए हैं ना कि एज अ कंज्यूमर हम कौन है, एज अ फर्म हम कौन है। जी हैदर, आप फर्म को बिजनेस भी कह सकते हैं, बेसिकली जो प्रोड्यूस कर रहा होता है कुछ, चाहे वो गुड हो या सर्विस हो, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती है जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल। अच्छा, ये जो अहमद सुबहानी हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आप जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका, तो कोई नेट प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चल रहा है भाई? हैदर, मैंने कल बताया था, मैं एक दफ़ा दोबारा स्क्रीन पे लिख देती हूँ कि अगर आपने सब्जेक्ट के हवाले से या कोई भी कंफ्यूजन है सीए के हवाले से, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है वो टाइमली मैं अप्लाई कर दूँ। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब कोई सवाल पूछते हैं उनको एक मिनट में जवाब नहीं वाले तो क्वेश्चन मार्क भेजने लग जाते हैं भाई। तो ये काम मत करिएगा प्लीज़। हाँ जी, रीड कर लिया आप सबने या कर रहे हो? अहमद, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें आप कि आपने आज आपकी पहली क्लास है, क्या आपका बैकग्राउंड है, ताकि थोड़ा सा हम आपको भी जान लें। अहमद ने बोला मिस मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं चलो लीव ही कर देता हूँ। ठीक है भाई। पूछ लो। सबसे पहले तो मैं फसी से पूछूंगी। फसी है ना? मेरा एक प्रीवियस स्टूडेंट भी था ना, फसी गौरी।
तो मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा। तुम जितना भी छुप लो, जो ज़्यादा छुपता है ना, मैं सवाल भी उसी से ही पूछती हूँ। फसी, हाउस होल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि मेनली हम समझते हैं कि भाई हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर है, तो वो जो कंज्यूम करे गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है। लेट्स सी कि आप उस बात को पिक कर पाएँ या नहीं। तो सिर्फ कंजम्पशन के अलावा एक और बात इन्होंने हाउस होल्ड के पोर्शन में लिखी है, वो ज़रा फसी मुझे बताइएगा कि वो क्या लिखा है इन्होंने। इंग्लिश आती है ना पढ़ना? नहीं, यहाँ पे देखो एक बात लिखी है ना, हु आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस, यानी साफ पता लग रहा है कि भाई हाउस होल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेगा, बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग लेबर फॉर फर्म्स। देखो कोई भी चीज़ कंज्यूम, मैंने शुरू में एक बात लिखी, देयर इज़ नो फ्री लंच। जब भी आपको कोई चीज़ कंज्यूम करनी है उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो कुछ अर्न करोगे तो कंज्यूम करोगे ना, ठीक है। तो बेसिकली हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को। फर्म्स कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें लेबर चाहिए, उन्हें फैक्टर्स चाहिए। हाउस होल्ड उन फर्म्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है, यानी ये एक इंस्टीट्यूट है, ये बग़ैर लेबर के तो नहीं चल सकता, बग़ैर टीचिंग स्टाफ के, नॉन टीचिंग स्टाफ के नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो इनको रिक्वायरमेंट थी सारे फैक्टर्स की, इनको कैपिटल भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो जब मैंने यहाँ काम किया तो मुझे इससे कुछ इनकम मैंने अर्न करी और फिर मैं कंज्यूम करूँगी। तो वो कह रहे हैं हाउस होल्ड की जो डेफिनेशन है ना, उसमें सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा होगा। कैसे कंज्यूम करेगा? वो पहले अर्न करेगा फिर कंज्यूम करेगा, सही है ना बात? पैसा कमाएगा फिर उस पैसे को खर्च करेगा। तो ये हाउस होल्ड की डेफिनेशन में इन्होंने डाला है। आप इससे हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर से मत लिंक कर दीजिएगा। वो चीज़ बना नहीं रहा, वो अपनी सर्विस दे रहा है, एक अपना पार्ट प्ले कर रहा है। वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। प्रोड्यूसर कौन है? एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं नहीं सर्विस प्रोवाइड करी, मैं तो एक पार्ट बनी हूँ। अगर मैं बाकी सारे लोगों को हटा दूँ, कैपिटल हटा दूँ, सब हटा दूँ, मैं अकेले आ जाऊँ, बैठ जाऊँ, ना मेरे पास लैंड है, ना कैपिटल है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे सपोर्ट करे, तो खाली मेरे होने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर है, वो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप हाउस होल्ड को फर्म से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना। हाउस होल्ड अपना एक पार्ट प्ले कर रहा है फर्म्स के अंदर, ठीक है ना। फर्म्स कौन है? अच्छा, जो आगे बात लिखी हुई है ये तो मैं ख्याल में मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ, उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि दे एलोकेट स्केयर्स इनकम बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ये उनकी डिसीजन मेकिंग है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम जब उसके पास आ जाएगी तो अब वो कैसे उनको डिफरेंट गुड्स में एलोकेट करेगा, ठीक है, क्योंकि हर वांट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। फर्म्स, आई थिंक ये सबसे ईजी है, आप बता दो। या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और डिसाइड करते हैं कि इन रिसोर्सेज को कहाँ, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगाएं कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो। तो हाउस होल्ड का ऑब्जेक्टिव क्या था? अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना। फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। गवर्नमेंट, आप बता दीजिएगा गवर्नमेंट क्या लिखा हुआ है? अच्छा, सिर्फ प्रोड्यूसर पे लॉ लगाती है गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट लॉ हर किसी के लिए होते हैं? सबके लिए होते हैं। तो बेसिकली पूरी इकॉनमी को चला रही होती है अपने लॉ के थ्रू, ठीक है ना। कुछ कानून बने हुए हैं जो हर किसी को फॉलो करना है, ठीक है। गवर्नमेंट डिसीजन मेकर कैसे है? हम कह रहे हैं ना, इकोनॉमिक एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स कौन है? जो डिसीजन मेकर है। इसलिए वो हर पार्ट में डिसीजन भी बता रहे हैं कि वो डिसाइड क्या कर रहे हैं, डिसीजन क्या ले रहे हैं। हाउस होल्ड की भी डिसीजन मेकिंग बताई, फॉर्म की भी बताई। गवर्नमेंट की क्या डिसीजन मेकिंग है कि वो अपने फंड्स को डिफरेंट सोशल नीड्स में कैसे एलोकेट करती है, ठीक है। कहाँ लगाए पैसा, कहाँ ज़्यादा पैसा लगाना है, कहाँ कम लगाया जाएगा, क्या होगा, ठीक है ना। फॉरेन ट्रेडर्स, आप बता दें ये किसे कहते हैं?
बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स कह सकती हूँ मैं इनको। ठीक है, फॉरेन ट्रेडर्स कौन है? इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। इम्पोर्टर्स कौन होते हैं? जो बाई करते हैं दूसरी इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है। ठीक है ना। आप जब कोई किसी कंट्री में से टूरिस्ट जाते हो तो ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है। आप उनकी सर्विसेज बाय कर रहे हो, ये सर्विस बाय करना है। बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो आपकी सर्विसेज की एक्सपोर्ट है। टूरिज़्म एक सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर है, यानी आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? जो सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी इकोनॉमीज़ को। ठीक है ना। ये क्या कर रहे होते हैं? ये भी तो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ये भी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। एक प्रोड्यूसर ही एक्सपोर्टर भी होता है। अब उसको डिसाइड करना होता है कि वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना अपनी इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस करे, कितना बाहर एक्सपोर्ट करे। ये भी एक डिसीजन मेकिंग है जो वो कर रहा होता है। ठीक है ना। तो बहरहाल आप अपने इस कोर्स में मैंने जैसे आपको बताया कि कंज्यूमर का तो इतनी डिटेल जो थी वो ICAP ने हटा दी है। फर्म्स की बहुत डिटेल पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाती है, कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स, ये सब आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। फॉरेन ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे लास्ट चैप्टर जो है उसमें आप बहुत डिटेल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अच्छा जी, हाउस होल्ड रिपीट करेंगे? बिल्कुल रिपीट करेंगे। हाउस होल्ड मैंने बताया कि हम उन कंज्यूमर्स को कहते हैं जो ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। देखिए भाई, आप कंज्यूमर हैं ना, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए आपको पहले अर्न करना पड़ता है। पैसे होंगे तो कंज्यूम करोगे ना। ठीक है, आप अगर करंटली जो है वो कुछ अर्न नहीं कर रहे तो आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे होंगे। ठीक है, वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है ना। और फिर उस इनकम से वो कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बाय कर रहे हैं। तो कंज्यूमर किसे कह रहे हैं? जो ना सिर्फ चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है बल्कि अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है फॉर्म्स को। ठीक है ना, अपनी लेबर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके नतीजे में वो कुछ इनकम अर्न कर रहा है और फिर वो उस इनकम को कंजम्पशन पे लगा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि भाई रिसोर्सेज प्रोडक्शन प्रोसेस में जो आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना, आप क्या कहते हैं? इनपुट फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए इनपुट चाहिए होता है ना, वो इनपुट क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिक्स में। अच्छा, दोबारा हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? मैं दोबारा क्यों उसको एज अ स्लाइड पढ़ा रही हूँ? क्योंकि इनमें कुछ फैक्टर तो ऐसे हैं जिनका जनरल मतलब जो आप लेते हैं ना, वही इकोनॉमिक्स में भी उनका मतलब है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जनरली जो आप उनका मतलब समझते हैं ना, इकोनॉमिक्स में उनका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। अच्छा, अब इन चारों फैक्टर्स को कैटेगराइज किया गया है दो फैक्टर्स में, ह्यूमन फैक्टर्स, नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। ये तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि ऑब्वियसली लेबर और एंटरप्रेन्योर क्या है? ह्यूमन फैक्टर है ना, इंसान है ना, जो लेबर सर्विस दे रहे हैं वो भी इंसान ही दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर भी एक इंसान ही है। लेकिन जो कैपिटल और लैंड है वो नॉन ह्यूमन फैक्टर है। ठीक है ना। तो ये तो उन्होंने दो कैटेगराइजेशन कर दी। अच्छा, ह्यूमन फैक्टर्स में जो लेबर और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है जनरली आप समझते हैं। लेबर कौन है? वो फिजिकल एफर्ट भी हो सकती है और मेंटल एफर्ट भी हो सकता है वो दे रहा हो। जैसे मैं इस वक्त जो आपको पढ़ा रही हूँ उसमें ज़्यादा मेंटल एफर्ट है, फिजिकल एफर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, मेंटल एफर्ट है ज़्यादा। ठीक है ना। कुछ में फिजिकल एफर्ट ज़्यादा होती हैं, आप रोड ब्रेकिंग हो गई, माइनिंग हो गई, इसमें फिजिकल एफर्ट ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, लेबर और एंटरप्रेन्योर में कोई डिफरेंस बताए मुझे? दोनों इंसान ही हैं, डिफरेंस क्या है? मेन कोई डिफरेंस मुझे एक्सप्लेन करें कि क्या, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो लेबर और एंटरप्रेन्योर को? वरुण, आपको बात समझ में आई या अभी तक कन्फ्यूजन है? एंटरप्रेन्योर नहीं अर्न कर रहा प्रॉफिट। ठीक है। ठीक है, और कोई डिफरेंस?
एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है, रिस्क। एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो रिस्क ले रहा है, ये रिस्क लेबर नहीं ले रहा। रिस्क किस किस्म का, अगर बिजनेस को कोई भी नुकसान हुआ ना, एट द एंड ऑफ द मंथ लेबर को अपनी सैलरी मिल जाएगी, तो वो तो नहीं रिस्क बेयर कर रहा। बिजनेस को नुकसान हो या प्रॉफिट हो, लेबर को अपनी मेहनत का अपने टाइम पे मिल जाना है। अगर ये इंस्टीट्यूट लॉस में जाता है तो इसका नुकसान किसको जाएगा, एंटरप्रेन्योर को जाएगा। ये रिस्क वो ले रहे हैं, ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हम तो नहीं ले रहे, हमें तो अपने टाइम पे सैलरी मिलेगी। ये रिस्क सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन है लेबर और एंटरप्रेन्योर में। हर कोई रिस्क नहीं ले सकता। इतने लोग जो सैलरीड क्लास हैं क्यों हैं, बिजनेस करने का जो डिसीजन है वो इतना आसान नहीं है। एक रिस्क है ना कि आप एक स्टार्ट ले रहे हो, कामयाब होता है या नहीं होता। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली रिस्क ले रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप लोगों की सारी बातें ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप किसी ने भी गलत, सब ने सही बात करी कि वो ऑर्गेनाइज कर रहा है रिसोर्सेज को, लेबर एक अपनी सर्विस दे रहा है एंटरप्रेन्योर को, सारी बातें ठीक है। लेकिन ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ऐसी बात जो आप पहले आपको ना पता हो, नहीं लेबर का भी आप मतलब यही समझा करते थे, वही लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर का भी आपको मतलब यही पता था। असल जो डिफ्रेंसिएशन आती है वो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में आती है। सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। आप अभी तक मैं आपसे पूछती हूँ लैंड का मतलब क्या है, क्या बोलेंगे आप? सिंपल ज़मीन, आप बोलेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ को लैंड बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स लैंड की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन लेती है। इकोनॉमिक्स कहती है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दिए हैं, सारे रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें दिए हैं, वो सारे के सारे किसकी डेफिनेशन में आते हैं, लैंड की डेफिनेशन में। बस इकोनॉमिक्स की लैंड की डेफिनेशन अलग है। सिर्फ ज़मीन को हम लैंड नहीं कहते, वो कहते हैं सारे रिसोर्सेज। अब उसमें क्या, उसमें मिट्टी भी आ जाती है, उसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, उसमें मेटल्स भी आ जाते हैं, उसमें फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, रिवर्स भी आ जाते हैं, सी भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, सब लैंड की डेफिनेशन में आते हैं। हमने तो नहीं प्रोवाइड करे कि कुछ डेफिनेशन में एनिमल्स भी कोई भी लैंड की डेफिनेशन में लेकर आ रहे होते हैं। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वो सारे के सारे किस में आते हैं, लैंड की डेफिनेशन में आते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो एक हम जनरल मतलब ले रहे होते हैं उससे, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूल गैस वगैरह जितने भी। अच्छा, जिसको आप, ये वो सारी चीज़ें जो रॉ फॉर्म में हमारे पास हैं, यानी मैं आपको मतलब बताऊँ, एक ज़मीन बिल्कुल अपनी रॉ फॉर्म में, आपने उस पर रोड बना दिया, तो वो जो आपने रोड बनाया है ना, वो लैंड नहीं है, वो कैपिटल है, क्योंकि उसमें ह्यूमन एफर्ट शामिल हो गई हैं। लैंड क्या है, जो बिल्कुल एक कच्ची ज़मीन है ना, जिस पर किस इंसान ने कुछ भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल अपनी रॉ फॉर्म में, जो नेचर से हमें जो चीज़ मिली है प्योर फॉर्म में, वो लैंड है। उस पर आपने कुछ काम करके उसको कुछ और बना दिया, तो वो फिर लैंड नहीं रही, वो फिर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। यही डिफरेंस आपको कैपिटल की डेफिनेशन में दिख रहा है। कैपिटल क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज। लैंड क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज। कैपिटल क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कौन सी रिसोर्सेज जो किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है, ह्यूमंस ने बनाई है, ठीक है। एंड दोज रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कैपिटल की एक सिंपल डेफिनेशन वो कह रहे हैं कैपिटल वो चीज़ें हैं जो इंसान की बनाई हुई हैं, और इंसान उन रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या कर रहा है, दूसरी चीज़ें बना रहा है। जैसे कि आप इस वक्त अपनी सराउंडिंग में देख लो कि इस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें जो कैपिटल का काम परफॉर्म कर रही है। मेरा लैपटॉप इस वक्त कैपिटल है, ह्यूमन मेड है, ठीक है, मैन मेड है, और मैं क्या कर रही हूँ उसके थ्रू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। यही कैपिटल अगर मैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करूँगी तो ये कैपिटल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, होगा मैन मेड ही, लेकिन क्या इसके थ्रू मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, नहीं। यही फर्नीचर जो यहाँ रखा है इस वक्त, ये कैपिटल है, यूसेज पे डिपेंड करता है। यही आपके घर में पड़ा हुआ होगा तो कैपिटल नहीं है, उससे आप कोई चीज़ बना नहीं रहे, कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है ना। तो फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरी, ये सब किस में आता है, कैपिटल में आता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट, समटाइम्स फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट्स वो नेचर वाले प्लांट्स नहीं है, ये
तो बिग मशीनरीज वगैरह होती है उनको आप प्लांट्स कह रहे हैं, ठीक है ना, हैवी मशीनरीज वगैरह को। तो ये सारी कैपिटल है। इस डेफिनेशन में इन एग्जाम्पल में एक चीज़ नहीं मेंशन जो आप लोगों को लगता है कि कैपिटल इज़ ऑल अबाउट दैट। नहीं, कैपिटल से आप जनरली क्या मतलब लेते हैं? मनी, इन्वेस्टमेंट, पैसा, यही हम कहते हैं ना भाई कितना कैपिटल लगा रहे हो, इस बंदे का कितना कैपिटल है, तो उसका हमारा जनरल मतलब क्या होता है? पैसा। फाइनेंशियल उसमें जो है ना टर्म कैपिटल से मनी मतलब लिया जाता है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं मनी का कैपिटल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कम से कम डायरेक्टली तो कोई भी नहीं है। कैसे? मतलब बाकायदा इसकी एमसीक्यू आएगा आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे और बोलेगा इन 4 ऑप्शंस में से बताएं कौन सा इकोनॉमिक्स में कैपिटल नहीं है, और इसमें एक ऑप्शन होगा मनी। मनी मतलब इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मनी कैपिटल में काउंट ही नहीं होती। क्यों? कह रहे हैं आप पैसे से ना डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कह रहे हैं जो डेफिनेशन है ना वो कह रही है वो चीज़ें जो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हो, पैसा डायरेक्टली कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता। आप पैसे से कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे, लेंगे, जो कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगी। इनडायरेक्टली तो इसका यूसेज है, मशीनरी या किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन उस पैसे से आप पहले वो मशीन लोगे, बनाओगे या जो भी करोगे और फिर आप प्रोड्यूस करोगे। तो डायरेक्ट जो कैपिटल है वो मशीनरी है। पैसे से मेरे पास 1000 रुपये हैं, लाख रुपए हैं, उससे मैं डायरेक्ट उसको पैसे को कन्वर्ट नहीं कर सकती किसी चीज़ में। बात आ रही है समझ में? तुम्हारा चेहरा क्यों कंफ्यूजन का शिकार है? क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, ये ना अभी आगे जाके रिवॉर्ड में आपको दिखेगा कि इकोनॉमिस्ट पलट गए हैं अचानक से, ठीक है ना। ये वो कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल अभी आपको एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास एमसीक्यूज़ में है तो आपको, बल्कि मैं ये नोट्स में लिख देती हूँ ताकि सेव हो जाए एक जगह पे, कि मनी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल कंसिडर नहीं किया जाता। जी देखो, फाइनेंशियल टर्म में हम उसको कि पैसा कह रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स की देखो सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि वो मनी है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट पैसे से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए ना, मतलब आप उस पैसे को क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो उस पैसे से आप। अब 2 पार्टनर हैं, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ना, तो वो पैसा लगा तो रहे, पैसा लगा किस पे ना, उससे वो कुछ खरीदेंगे ना। अगर वो कुछ प्रोडक्शन, किसी चीज़ की प्रोडक्शन करें तो वो कोई इक्विपमेंट लेंगे, मशीनरी लेंगे, कुछ लेंगे ना जो बेसिकली कुछ प्रोड्यूस करेगी। तो वो कह रहे हैं जो वो जो मशीनरी है, वो जो टूल्स हैं, वो जो इक्विपमेंट्स हैं, वो कैपिटल है। क्या पैसा एक वे ज़रूर बना, एक इनडायरेक्ट रिसोर्स ज़रूर है, पर डायरेक्ट नहीं है, मतलब आप उसको डायरेक्टली कैपिटल नहीं बोल सकते। ये एक उनका वे है, ठीक है, वो इस बात को ऐसे बोलते हैं। जी हाँ, उसमें कैपिटल क्या होगा, ये आपका सवाल है। हाँ, उसमें वो आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो ये ना, आप इसको कंफ्यूज आप किससे कह रहे हो। एक चीज़ वो है जिसके थ्रू कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। आपका जो ये बिज़नेस है ना, इस बिज़नेस में जो जगह आपकी है, जो फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो सारी कैपिटल में आएंगी। देखो मेरी बात समझो, आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो शर्ट्स की ख़रीदो फरोख्त है वो तो आपकी प्रोडक्ट है ना। इसमें जो आप बिज़नेस कह रहे हो ना, ये पैसा एक तरीके से वो है जिसकी आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, ठीक है ना। ये वो फैक्टर नहीं है जिसके थ्रू कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। इसमें ये सवाल ज़रूर हो सकते हैं कि क्या इस बिज़नेस में कोई कैपिटल है या नहीं है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझें, 2 चीज़ें हैं ना, मैं आपकी समझ गई क्वेश्चन। भाई
एक है इनपुट और दूसरा है आउटपुट ना। अब आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस में आउटपुट कुछ भी हो सकता है। आप कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या ये जो आपका बिजनेस है ये तो इनसे थोड़ा डिफरेंट ही हो जाता है, सिर्फ पैसे की एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना। लेकिन ये बिजनेस का एक काम है जो वो कर रहा है, ये इनपुट नहीं है जिसके थ्रू कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। इनपुट बिल्कुल अलग चीज़ है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें कैपिटल के लिए कोई मशीनरी नहीं आएगी। इसमें कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा वो हो सकता है कि जैसे हमने बोला कि भाई फर्नीचर है, एक तरीके से जहाँ वो एक्सचेंज हो रहा होगा उनको भी तो कुछ ना कुछ कैपिटल की ज़रूरत होगी ना। ऐसे तो नहीं किसी भी जगह पे वीराने में बैठ के वो काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उनको भी कैपिटल की नीड हो रही होगी, वो कैपिटल है, ठीक है। वो जो पैसे की खरीदो फरोख्त है वो तो उनका बिजनेस है ना, ठीक है, वो तो बिजनेस है, उसको हम कैपिटल नहीं बोल रहे हैं, उससे तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो फैक्टर्स हैं ये तो कॉस्ट है आपकी, जो आप कैपिटल यूज़ करो उसके लिए तो पे करना है ना आपको। और ये पैसे की जो एक्सचेंज है ये तो आपका बिजनेस है, इससे तो आप प्रॉफिट या लॉस जो भी है आप कमा रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये डिफ्रेंसिएशन को याद रखें। अच्छा जी, मैं आऊँगी कि इकोनॉमिस्ट कैसे फिर आगे जाके रिवॉर्ड में खुद वो हो जाते हैं। ये वो टॉपिक है जो लिटरली मैंने फील किया कि कोई इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करता, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अच्छा, हर लेवल पर ये क्या याद करवा रहे होते हैं टीचर्स इसको, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा, स्टूडेंट ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, याद करने वाली चीज़, समझने वाली चीज़ें। और रिवॉर्ड भी याद करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। हालांकि जब आप रिवॉर्ड पे आते हो और जब कॉन्सेप्चुअली सोचते हो तो आपको एक रिवॉर्ड में मसला आएगा, ठीक है ना। अब आपने बोला लैंड का रिवॉर्ड रेंट है, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो हम समझते हैं, ठीक है। तो मैंने ना ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है ना, इसमें मैंने कुछ आपकी बुक्स में कुछ थोड़े से टर्म्स ऐसी यूज़ हुई थी कि मुझे लगा कि हो सकता है वो फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यूज़ में इस फॉर्म में दे दे, तो मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन भी ऐड कर दी है। इकोनॉमिस्ट की टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि जैसे रेंट के अंदर सैमुअल्सन ने एक बात बोली, सैमुअल्सन कौन है, एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बात को इतना घुमा फिरा के बोला ना, तो मुझे लगा कि ये ना फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपके पास। कैसे आ सकता है, डैश इज़ द पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर फिक्स्ड इन सप्लाई। मैं हूँ, अगर पेपर बना रही हूँ तो मैं ये ज़रूर दूँ, मज़े का है कि डैश उस चीज़, उस फैक्टर को यूज़ करने की पेमेंट है जिसकी सप्लाई क्या है, फिक्स है। अब आप सोचो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, किन की सप्लाई फिक्स है, उसकी सप्लाई फिक्स हो सकती है जो कि नेचर की तरफ से प्रोवाइड की गई हो। जो चीज़ ह्यूमन मेड है वो तो फिक्स नहीं है ना, आप और भी बना सकते हैं। भाई कैपिटल है, जितनी मशीनरी पहले जब से दुनिया थी तब से है, अभी तक उतनी है नहीं, बाहर एडिशन हो जा रहा है, कैपिटल स्टॉक में एडिशन होता है, लेबर भी बढ़ते हैं, कम होते हैं, चेंज होती है उनकी सप्लाई। लेकिन लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी सप्लाई हम बढ़ा या कम नहीं सकते। नेचर ने हमें जितनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करें उतने ही रहेंगे ना। हमने दरियाफ्त करे या नहीं करे ये एक अलग बात है, हमारी डिस्कवरी बाद में ये अलग बात है, थे तो वो हमेशा से ना। तो लैंड वो चीज़ है, वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी सप्लाई बाय नेचर फिक्स है। तो जब आपने पढ़ा, आपने बोला फिक्स इन सप्लाई, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर में तो नहीं हो सकता, ये कौन सा होगा, लैंड। और लैंड को यूज़ करने की पेमेंट क्या है, रेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन को ऐड करा कि इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। वेजेस आर द पेमेंट्स मेड इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर, ठीक है। जो सर्विसेज लेबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनके रिटर्न में उनको क्या पेमेंट की जाती है, वेजेस की फॉर्म में, सैलरीज की फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें भी एक बात की गई है कि वो मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ कि ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो भी बात बोली वो भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझ में ना आया। सम ऑफ मनी पेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय एन एम्प्लॉयर टू अ वर्कर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, जो वो सर्विसेज देता है उसके बदले में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी उसको दिया जा रहा होता है। अब आते हैं इंटरेस्ट पे। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर है और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ओपनली बात करती हूँ। कुछ टीचर्स होते हैं जो किसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं ना, कि वो मसला है फिर भी कवर कर रहे हैं कि नहीं नहीं, एक कुछ जगहों पे होता है, कुछ कहते हैं ना, कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, ठीक है ना, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। पर्सनली मुझे लगता है, मैंने अपने प्रोफेसर से भी पूछ लिया कि ये इंटरेस्ट, ये रिवॉर्ड कैसे हो सकता है कैपिटल का।
आप सोचिए अब मतलब ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है तो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ इसने बोल दिया, ठीक है। आपने अपने माइंड को ऐसा नहीं बनाना। हमारा माइंड ऐसे ही था स्टूडेंट टाइम पे, हमारे टीचर बोलते थे ये चीज़ ऐसी है तो हम बोलते थे बस ये चीज़ ऐसी है। जब हम टीचिंग लाइन में आए तो पता चला कि यार ये चीज़ ऐसी क्यों है। उस वक्त ये सवाल बनता था ना, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है तो क्यों है। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करें, क्यों? कैपिटल की डेफिनेशन में क्या डाला था हमने? मैन मेड रिसोर्सेज, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, प्लांट्स, ये डाला था। इंटरेस्ट क्या है? पैसा। ये कहाँ से आ गया? इंटरेस्ट तो पैसे के ऊपर पैसा है ना, पैसे के ऊपर पैसा कमाना ये एक इंटरेस्ट सूट की एक डेफिनेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की सबसे बुरी बात ये है कि इसमें आपको इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, जो पर्सनली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल तो इन अब आप वैसे देखो लॉजिकल वे में तो एक सवाल बनता है ना कि जब आपने कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को, हो सकता है मैं आपसे अगर ये बात नहीं करती तो आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते बात को, मैंने खुद ये बात छेड़ी कि इंटरेस्ट कैपिटल का रिवॉर्ड कैसे हुआ। इंटरेस्ट तो पैसे पे पैसा है और मनी को आपने कैपिटल की डेफिनेशन से हटा दिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे रिवॉर्ड हो गया। अब ये इनडायरेक्टली है, वहाँ उन्होंने बोला कि मनी डायरेक्टली नहीं हो सकता तो इसलिए हम मनी को नहीं डालेंगे, लेकिन अब ये इंटरेस्ट को इनडायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। कैसे? अब इसको एक बड़ा कहानी बना के समझाना पड़ता है कि आप इसको ऐसे समझें कि जब कोई फॉर्म कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको कैपिटल चाहिए। कैपिटल से मेरा मतलब कैपिटल है, मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, आपको स्टार्टअप के लिए सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अब इसका एक तरीका ये होता है कि आप बैंक के पास जाते हैं, आप लोन लेते हैं। जितने भी बिज़नेस हैं, ये कोई वो बात नहीं है, जितने भी बिज़नेस हैं वो क्रेडिट मनी पे चल रहे हैं। अपना पैसा बहुत कम लोग लगाते हैं और ना इतना पैसा होता है कि आप एक बड़ा बिज़नेस कर सकें, आपको लोन की ज़रूरत होती है। जब आप बैंक के पास गए ना, बैंक दे आपको पैसे रहा है, मशीन नहीं दे रहा, लेकिन वो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह बन रहा है। उसको जो आप पे कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? बोलो भाई, क्या पे कर रहे हो? वो पैसा क्या है? इंटरेस्ट है। तो बैंक क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन की रीज़न बन रहा है, इसलिए उसकी पेमेंट क्या है? इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो वो एक तरीके से आप उसको कैपिटल प्रोवाइडर बोल रहे हो। आप कैपिटल प्रोवाइडर उसे नहीं बोल रहे जिससे आप मशीन बाय कर रहे हो। बात आ रही है समझ में? लेबर के अंदर तो ये घुमाई फिराई बात नहीं थी, लेबर ने काम करा, हमने उनको पैसे दिए। लैंड ओनर से लैंड ली, हमने उसको रेंट दे दिया। कैपिटल के अंदर क्या बात है? जिससे कैपिटल ले रहे हो उसका रिवॉर्ड नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम कह रहे हैं कैपिटल प्रोवाइडर असल में कौन है? जो पैसे दे रहा है, जिसकी वजह से हम कैपिटल फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, वो असल में कैपिटल प्रोवाइडर है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका रिवॉर्ड क्या बन रहा है? इंटरेस्ट बन रहा है, कि जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन की वजह बन रहा है। जी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स जो है वो आपके कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, वो तो बोरोवर्स होते हैं। एक बंदा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जिसको अपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बोरो करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में हमें वो वाली इन्वेस्टमेंट, वो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने शेयर्स बाय कर लिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स कहते हैं वो सेविंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो कहते हैं जिसके नतीजे में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है आपकी इकोनॉमी का, न्यू मशीन्स, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू फैक्ट्रीज़ का बनना, ये कैपिटल फॉर्मेशन है। और ये कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टर करते हैं, और ये इन्वेस्टर्स बोरोवर्स होते हैं, इनको पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसा कौन दे रहा होता है? लेंडर्स, सेवर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। ये बात अभी आगे आएगी, मैंने बस आपको वो बात, इन्वेस्टर लेंडर नहीं है, बोरोवर है। कुछ बोलना है? हाँ ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक बंदा अपना इंटरनल फंडिंग यूज़ कर रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। कैसे? इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। दो ऑप्शंस है ना भाई, मैं इसको बस अब समराइज़ करूँगी, ठीक है। ओ हो हमारा टाइम ऊपर हो गया, सॉरी।
एक बंदा इंटरनल फंडिंग करता है, एक बंदा एक्सटर्नल फंडिंग भी कर सकता है। एक्सटर्नल फंडिंग क्या, आपने बैंक से किसी और से बोरो कर लिया, उसको आपको पे करना है इंटरेस्ट की फॉर्म में। आप ये कहती हैं कि भाई अगर हम ना करें, मैं अपना पैसा लगा दूं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसमें भी कॉस्ट आ रही है। क्यों? वो जो पैसा आप अपना लगा रहे हो अपने बिजनेस में, वही पैसा अगर आप बैंक में डिपॉजिट करा दो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने अपने बिजनेस में लगा दिया तो अब आपको इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। ये भी एक कॉस्ट है। इस कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कॉस्ट दोनों सूरतें में आएगी। आपको देखने में आपको लग रहा है आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो इस कॉस्ट को, लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये भी तो एक कॉस्ट है ना। नहीं, ये रिवॉर्ड तो नहीं हुआ बिल्कुल। हाँ, रिवॉर्ड की फॉर्म में आप इसको नहीं ले सकते, लेकिन आप रिवॉर्ड को देखो, प्रॉब्लम ही तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि जो रिवॉर्ड में जो चीज़ डाली जा रही है वो बेसिकली पैसे पे रिवॉर्ड है। वो मशीन का रिवॉर्ड या इक्विपमेंट का रिवॉर्ड नहीं लिया जा रहा। वो मशीन इक्विपमेंट में जो मदद कर रहा है कैपिटल फॉर्मेशन में, आप उसको कैपिटल प्रोवाइडर कह रहे हो। तो इसलिए वो कुछ सूरतों में आएगा, कुछ में नहीं आएगा। लेकिन जो इंटरनल फंडिंग वाली बात है ना, ये मैं आपको फिर भी बता दूँ, ये इंटरनल फंडिंग शायद 100 में से किसी एक केस में होती हो। आपका जो बिजनेस सेक्टर है वो इंटरनल फंडिंग पे नहीं चल सकता, इसमें एक्सटर्नल फंडिंग ही यूज़ होती है। चाहे आप स्टॉक अपने शेयर्स बेच रहे हैं, चाहे आप बैंक से बोरो कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आप फंडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट है कि वो रिस्क ले रहा है। यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये इंटरेस्ट वाली बात क्लियर नहीं हो पा रही है या कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, या आप इसको बिल्कुल सीधे तरीके से समझ लें जैसे मैंने अपने दौर में समझ लिया था। कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट है तो है, ठीक है। मैंने आपको उसका कॉन्फ्लिक्ट बताया कि इसमें एक प्रॉब्लम है कि इन केस बाद में अभी कभी आपके जहन में ये सवाल पैदा हो तो आपको ये बात पता हो, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ क्लास एंड करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम से ऊपर ना जाऊँ, क्योंकि वो 1.5 घंटा इकनॉमिक्स को पढ़ने के लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा इन केस अगर मैं आप लोगों को भेजना भूल जाऊँ तो बुक तो मैं आपको भेज दूँ, बुक और स्लाइड्स ना, ताकि आप लोग इसको रीड कर लो। MCQs मैं आपको मैसेज कर दूँगी सेंड करके कि भाई इतने MCQs आपने सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आना है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।